न्यूटन की थ्योरी के मेन पॉइंट्स को आपके सामने रखा है। अब क्या कर लेते हैं, थोड़ा इस थ्योरी के मेजर पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दिस थ्योरी इट वाज गिवन बाय न्यूटन इन 1675, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो आर डेकार्ट्स नाम के साइंटिस्ट जो है उनके थ्योरी से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने बोला था कि लाइट इज़ ट्रैवलिंग द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो न्यूटन ने सेम कंसेप्ट को क्या कर दिया, थोड़ा सा डेवलप कर दिया अच्छे से, और उन्होंने ये कॉर्पस्कल्स का कंसेप्ट हमारे सामने रखा है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल स्पेरिकल रिजिड पार्टिकल्स, जिनके पास मास जो रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, नेग्लिजिबल मास रहेगा, और उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम क्या दिया है, corpuscles नाम दिया हो। So what are corpuscles? These are very very small particles having some mass. Mass रहेगा इनको, but that mass is going to be very very small, negligible mass रहेगा। अब ये जो corpuscles है वो क्या किया जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट से। मैं एक सिंपल सा सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर कर लेता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। लेट्स से मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कैंडल को। तो ये जो कॉर्पस्कल्स है वो क्या करेगा, ये कॉर्पस्कल्स लाइट के फॉर्मेट में या फिर लाइट पार्टिकल के फॉर्मेट में क्या करेगा, इस कैंडल से बाहर निकलेगा और वो सीधा लाइन में आगे ट्रैवल करते हुए जाएगा। न्यूटन एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो बोलता है कि लाइट इज़ ट्रैवलिंग द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन ये पार्टिकल्स जो है वो सोर्स ऑफ लाइट से बहुत ही हाई वेलोसिटी से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। और इन पार्टिकल्स का मास कैसा, मास इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो दे आर वेरी वेरी लाइट, और वो इस वजह से क्या करेगा, सीधा लाइन में आगे निकल जाएगा। दैट मीन्स वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को जो है वो फॉलो कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है, लेट अस कंसिडर, हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस से एक ऑब्जेक्ट है वो हैवी है और दूसरा जो रहेगा वो लाइट रहेगा। हैवियर है मतलब इसका मास मैं ज़्यादा कंसिडर कर रहा हूँ, लाइट है मतलब इसका मास जो रहेगा वो कम रहेगा। अब आप इन दोनों बॉडीज़ को क्या कर लेते हैं, सेम फोर्स से आगे हवा में फेंक देते हैं। सो जो हैवियर बॉडी रहेगा उसके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगा और वो यहीं पे गिर जाएगा, लेकिन जो लाइटर बॉडी रहेगा वो कंपैरेटिवली क्या करेगा, कम ग्रेविटी फील करेगा और वो आगे जाके गिरेगा। ऑफकोर्स दोनों के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगा, लेकिन जो लाइटर रहेगा वो थोड़ा सा आगे जाके क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस बॉडी के पास ज़्यादा मास रहेगा उसके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगा। हम सिंपल वर्ड में उसे वेट भी बोल देते हैं। सो लाइटर बॉडी रहेगा या फिर हल्का बॉडी रहेगा तो वेट कम रहेगा और उसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो कम एक्ट होगा। तो यहाँ पे कॉर्पस्कल्स कैसे, कॉर्पस्कल्स के पास जो मास रहेगा वो एकदम कम रहेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसका मतलब है दे आर वेरी वेरी लाइट, या हल्के हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से वो क्या करेगा, आगे का डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है। एक और बात यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। लेट्स से मैं अभी यहाँ पे दो क्या कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने दो बॉल यहाँ पे कंसिडर कर लिया, लेकिन ये दो बॉल जो है वो आइडेंटिकल रहेगा इन एवरी एस्पेक्ट। लेट्स से दोनों का मास, मटेरियल डेंसिटी जो है वो दोनों का क्या है, सेम है। दोनों का मास, मटेरियल डेंसिटी, मटेरियल जो भी रहेगा वो सब कुछ सेम रहेगा। अब इन दो बॉल्स को आप क्या कर रहे हो कि आप आगे का डायरेक्शन में फेंक देते हो, लेकिन एक को मैंने क्या कर दिया, एक को मैंने फास्ट फेंका हुआ और दूसरे को आपने क्या कर दिया, स्लो फेंक दिया। ध्यान दीजिएगा, हम अर्थ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि फास्ट एंड स्लो क्या है। तो अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि अगर एक पार्टिकल, ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल है उनमें से एक को मैंने फास्ट मूव किया, तो फास्ट वाला पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, आगे जाएगा, ग्रेविटी काम करेगा, वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन स्लो वाला पार्टिकल जो रहेगा या बॉडी रहेगा वो यहीं पे गिर जाएगा। इसका मतलब है जो भी बॉडी आपके पास है अगर वो फास्ट जाता है तो बहुत ज़्यादा दूर जाएगा, और जो स्लो जाएगा वो यहीं पे गिर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्पस्कल्स इफ दे आर इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट विद अ वेरी 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 हाई स्पीड, देन दे कैन ट्रैवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो न्यूटन के पास एक्सप्लेनेशन है कि वाई लाइट इज ट्रैवलिंग द स्ट्रेट लाइन, वी से दैट इट इज़
फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। सो ये कॉर्पस्कल रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के साथ को फॉलो क्यों कर रहा है? बिकॉज कॉर्पस्कल्स के पास जो मास रहेगा वो कम है और वेलोसिटी जो है वो हाई है, तो वो क्या करेगा, वो ग्रेविटी को ओवरकम करेगा और सीधा लाइन में आगे जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन हमें दिया था न्यूटन ने। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो आगे हम और भी पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला उन्होंने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स एंड दीज कॉर्पस्कल्स दे हैव सम मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो क्या हो जाएगा, मास है वेलोसिटी है, तो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि मास इनटू वेलोसिटी जो होता है वो है कौन, लीनियर मोमेंटम। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो बोलता है कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी, अगर आपको याद आ रहा है तो चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज व्हाट, फोर्स। थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, डेल्टा पी दैट इज चेंज इन मोमेंटम, इट इज इक्वल टू एफ इन टू टी, लेकिन ये जो है वो बन जाता है क्या, अपना इम्पल्स बन जाता है। चेंज इन मोमेंटम गिव्स इम्पल्स। कॉर्पस्कल्स जो है उनके पास है मास और वेलोसिटी, तो वो देगा इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम, और वो लीनियर मोमेंटम के साथ आगे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रेटिना को कंसिडर कर लेता हूँ, ह्यूमन आई का पार्ट जो रहेगा वो इस साइड का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा रेटिना। बहुत ही रफ डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और ये जो रहेगा ये है ऑप्टिक नर्व्स। जैसे कॉर्पस्कल्स एंटर करेगा और स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर, वो रेटिना के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो वो क्या करेगा, वो इम्पल्सेस क्रिएट करेगा, एंड ये इम्पल्सेस क्या करेगा, ब्रेन को दिया जाएगा, एंड इससे हमें मिलता है क्या, सेंसेशन ऑफ लाइट। ये देता है आपको सेंसेशन ऑफ लाइट। सो न्यूटन के पास एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई डू वी गेट सेंसेशन ऑफ लाइट, बिकॉज दीज कॉर्पस्कल दे आर हैविंग सम मास एंड वेलोसिटी, सो ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम दे क्रिएट्स इम्पल्सेस ऑन रेटिना, एंड दैट्स व्हाई वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है इस न्यूटन की थ्योरी से, जो कॉर्पस्कल्स की मदद से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। हाउ मेनी कलर्स डू वी नो, VIBGYOR, ये जो विबग्योर है, 7 कलर हमें पता है। तो न्यूटन इन लाइट के अलग अलग कलर्स के बारे में भी कुछ डिस्कस कर रहा है। He said that corpuscle they have some mass, but रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर का जो कॉर्पस्कल है वो एक दूसरे से अलग है, बिकॉज दे हैव टोटली डिफरेंट मास एंड साइज। जो भी मास एंड साइज रहेगा वो टोटली क्या रहेगा, अलग रहेगा इन सभी का। इसका मतलब है रेड कलर का अगर कॉर्पस्कल है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रेड कलर के कॉर्पस्कल को हैवी बोल देता हूँ और साइज का लार्ज कंसिडर कर लेते हैं, तो शायद से ब्लू कलर का हैवी रहेगा लेकिन क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ग्रीन कलर का शायद से बहुत ही स्मॉल होगा लेकिन वो लाइट होगा। सो ईच एंड एवरी कॉर्पस्कल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अनदर कॉर्पस्कल। सो रेड कलर का कॉर्पस्कल येलो से, और येलो वाला कॉर्पस्कल ब्लू से अलग क्यों है, क्योंकि इन सभी कॉर्पस्कल्स का मास और साइज एक दूसरे से टोटली अलग है। सो न्यूटन ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ different colors of light. He said that different colors of light are because of what, different mass and size of corpuscles. So आगे देखते हैं हम यहाँ पे और भी क्या एक्सप्लेन कर रहा है न्यूटन इस थ्योरी के आगे। यहाँ एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल सा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम सब लोग जानते हैं कि जब भी लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वापस वो सेम मीडियम में एंटर कर लेता है, ये वापस आ जाता है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। तो लाइट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स क्या करेगा, आएगा और यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। सो दिस इज़ व्हाट, लाइट मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स, एंड ये आया और यहाँ पे स्ट्राइक किया। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम पिछले साल पढ़ चुके हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और उसमें हमने क्या देखा था,
जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो इक्वल होगा, और जो लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन है वो भी क्या रहेगा, ये इक्वल रहेगा। सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे न्यूटन यूज़ करता है कि बोलता है कि अगर आपके पास कोई कॉर्पस्कल्स है वो स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये कॉर्पस्कल्स क्या करेगा, वापस सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। यहाँ पे एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे उन्होंने एक और एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया हुआ है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से कहाँ से आ रहा है, ये लाइट ट्रैवल कर रहा है रेयरर से स्ट्राइक किया डेंसर पे और वापस आ रहा है यहाँ पे, तो वो बोलता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो रिपेल करेगा कॉर्पस्कल्स को बैक इनटू द सेम मीडियम। आगे जाते हैं और आगे देख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया उन्होंने, अभी देख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? लाइट क्या करेगा, लाइट ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, बट व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस द पाथ ऑफ ट्रैवलिंग, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। सो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ मीडियम 1, मैं इसे रेयरर मीडियम कंसिडर कर लेता हूँ, आप इसको एयर भी बोल सकते हैं। मीडियम 2 मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दिस इज डेंसर मीडियम, मैं इसको वाटर ग्लास कंसिडर कर लेता हूँ, जिस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कंपेयर टू द फर्स्ट वन। सो लाइट क्या करेगा, लाइट ट्रैवल करेगा लेट अस से फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बोल देता हूँ एयर से लेके वो वाटर या ग्लास में आ रहा है। सो लाइट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स, और वो यहाँ पे स्ट्राइक किया। सो लाइट जो है कॉर्पस से बना हुआ है और वो आया यहाँ पे स्ट्राइक किया। होना ये चाहिए कि लाइट शुड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करते हुए उससे आगे जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया। तो कॉर्पस्कल्स ट्रैवल कर रहा है रेयरर से डेंसर मीडियम में। सो न्यूटन का एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो कॉर्पस्कल्स है वो क्या किया जाएगा, वो डेंसर मीडियम से अट्रैक्ट होगा और इन्हें मूव किया जाएगा कहाँ पे, नॉर्मल की तरफ। जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, कॉर्पस्कल्स के ऊपर एक्ट हो रहा है, उन्होंने उस फोर्स को बोला हुआ है न्यूटन्स हाइपोथेटिकल फोर्स, जो इन कॉर्पस्कल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे वो रेयरर से कहाँ पे आता है, डेंसर में आता है, और उसे मूव करेगा कहाँ पे, नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। अब थोड़ा सा रिवर्स कंसेप्ट भी देख लेते कि व्हाट हैपन्स इफ द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सो इफ इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ऑलरेडी उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, एक हाइपोथेटिकल फोर्स एक्ट हो रहा है। हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजिनरी फोर्स एक्ट हो रहा है। न्यूटन्स हाइपोथेटिकल फोर्स ऑलरेडी इस कॉर्पस्कल के ऊपर एक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ये कॉर्पस्कल डेंसर से क्या करेगा, रेयरर में ट्रैवल करेगा, सो ये जो हाइपोथेटिकल फोर्स है वो रिलीज हो जाएगा और ये कॉर्पस्कल मूव करेगा कहाँ पे, नॉर्मल से दूर। इसका मतलब है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर फोर्स एक्ट होगा, लेकिन डेंसर से रेयरर में जाओगे तो ये फोर्स रिलीज हो जाएगा और वो कॉर्पस्कल्स मूव करेगा कहाँ पे, नॉर्मल से दूर। सो एक्सप्लेनेशन है ये किसका, ये रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसे एक्सप्लेन कर रहा है न्यूटन। दिस इज द वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट जो यहाँ पे हमें देखना कि लाइट ट्रैवल कर रहा है कहाँ से, रेयरर से डेंसर में। अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं रेयरर के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, लेट अस से रेयरर में कितना है, x है, तो डेंसर में कितना होगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर आप कंसिडर कर लेते हैं x मीटर पर सेकंड, ट्रैवल किया रेयरर से डेंसर में, लेकिन यहाँ पे उसे कॉर्पस्कल्स को क्या मिलेगा, पुल मिलेगा। यहाँ पे पुल मिल रहा है, इसका मतलब है कि डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स इन कॉर्पस्कल्स को क्या करें, अट्रैक्ट करें। जैसे ही कॉर्पस्कल्स को अट्रैक्ट किया जाएगा डेंसर मीडियम में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है वेलोसिटी डेंसर मीडियम में जो है वो ज़्यादा रहेगा।
सो कंक्लूजन इस थ्योरी का क्या आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर वाइल लेस इन रेयरर। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन जो रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं उसमें आपने देखा होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन रेयरर एंड लेस इन डेंसर, लेकिन न्यूटन का थ्योरी बोल देता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर एंड लेस इन रेयरर। तो ये थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको एक बार मैं और क्या कर लेता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद हम आगे भी देख लेते हैं। So this theory, it was given by Newton in 1675. This theory is inspired from the theory of Descartes, who considered that light is traveling in the form of what? Particles. So what are corpuscles? These are the very small spherical rigid particles. और ये पार्टिकल्स जो है वो सोर्स ऑफ लाइट से बहुत ही हाई स्पीड में क्या किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा। ये बहुत ही लाइट है, जैसे हमने बोला कि नेग्लिजिबल मास है, तो दीज कॉर्पस्कल्स आर हैविंग वेरी वेरी स्मॉल मास। सो कॉर्पस्कल्स को हाई वेलोसिटी है और मास भी बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, ग्रेविटी को ओवरकम करेगा और सीधा लाइन में जाएगा। तो न्यूटन के पास एक्सप्लेनेशन है, व्हाई लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कैन बी एक्सप्लेन। Sensation, why do we get sensation of light? Because according to Newton, that corpuscles, they gives impulses on retina and then we get sensation of light. He said he can explain the different colors of light. He said that light is having different colors because each and every corpuscle from that color, it is totally different from the other corpuscle in terms of its mass and size. So different colors of light are because of different mass and size of corpuscles. रिफ्लेक्शन में उन्होंने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है और वो रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में उन्होंने बोला कि लाइट अगर रेयरर से कहाँ पे ट्रैवल करता है, डेंसर पे, तो एक हाइपोथेटिकल फोर्स डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे, कॉर्पस्कल्स के ऊपर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से कॉर्पस्कल क्या करेगा, मूव करेगा नॉर्मल की तरफ। और ये वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर एंड लेस इन रेयरर। तो ये सारे पॉइंट आपके सामने, एक बार चाहिए तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन आपको ये अच्छे से समझा तो मुझे बोल दीजिएगा। अगर कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, ये वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का सेकंड लेक्चर रहेगा अपना, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। वे इन द सेम लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, विच इज़ गिवन बाय साइंटिस्ट ह्यूवेन। तो एक काम कर लेते हैं, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिलेटेड टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, उन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इट वाज गिवन बाय न्यूटन इन 1675। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली कितने साल हो गए, 400 साल हो गए। तो 400 साल पहले अगर ये थ्योरी आया है तो उसे अब भी हमें क्यों स्टडी करना, इज़ देयर इन यूज़? सो उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि इन मॉडर्न फिजिक्स वी कंसिडर लाइट इन द फॉर्म ऑफ बोथ एज पार्टिकल्स एज वेल एज वेव। टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं आ रहे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लाइट को पार्टिकल्स के फॉर्मेट में नहीं तो पैकेट ऑफ एनर्जी में, या फिर क्वांटा फोटोन जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम स्टडी करने वाले हैं। ये जो फोटोन का कंसेप्ट है, जो कि एक पैकेट, लाइट को पैकेट ऑफ एनर्जी कंसिडर करते हैं, यू कैन कंसिडर इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हाट, कॉर्पस्कल्स। तो ये कंसेप्ट हमें समझना है, तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस हमने कहाँ से लेना है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी से लेना है, इसलिए हमें वो पढ़ना था। एक और रीज़न है, लेकिन ये जो दूसरा रीज़न है उसे मैं आपको बाद में बता देता हूँ। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट यस, दिस न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी इज़ पार्शियली रिलेटेड टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लाइट, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ लाइट, इसलिए हमें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करना था। Now moving forward, we have drawbacks of Newton's corpuscular theory. As we all know that this theory it cannot explain the velocity of light, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि velocity of light जो है according to this theory it is more in denser, and you know that velocity of light it should be more in what, rarer medium.
बराबर है। तो पहला ड्रॉबैक आपको मिला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सेकंड इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑफ कोर्स मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन पहले हम सारे ड्रॉबैक्स देख लेते हैं और उसके बाद एक एक इसको डिस्कस कर लेता है। फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन प्रॉपरली विद हेल्प ऑफ दिस थियरी। Second, partial reflection and refraction of light cannot be explained with the help of this theory. There should be some reduction in the mass of source of light. Of course, इसे भी मैं बोल दूंगा कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन ये theory explain नहीं कर पाता है why there is no reduction in the mass of source of light. Fourth, that this theory cannot explain few properties of light. फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इस थ्योरी को क्या कर लेते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो देख ओके, ड्रॉबैक्स की तरफ आ जाता है। ड्रॉबैक्स देख लेते हैं इस न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक आ रहा है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड। कंक्लूजन क्या है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी का? आपने अगर थ्योरी पढ़ा है तो आप ध्यान से जानते होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है न्यूटन का थ्योरी में कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, डेंसर में होना चाहिए, और कम कहाँ पे होना चाहिए, रेयरर में होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस जितना भी हुआ उससे पता ही चलता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इट शुड बी मोर इन व्हाट, रेयरर, एंड कहाँ पे कम होना चाहिए, डेंसर में। इसका मतलब यह है कि न्यूटन की थ्योरी के अंदर कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट शुड बी मोर इन रेयरर, बट थ्योरी कंक्लूड्स दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इट इज मोर इन denser, which is the contradiction. So this is not the proper explanation regarding the velocity of light. One more drawback is related to the partial reflection and refraction, जिसे simultaneous reflection refraction भी बोला जाता है। सो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कंसिडर कीजिएगा आपने क्या कर दिया, एक बकेट लिया, उसके अंदर पानी ले लिया और इस बकेट को आपने जाके क्या कर दिया, धूप में रख दिया। व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू लाइट, ऑफ कोर्स नॉट टू वाटर। सो वहाँ पे ये होगा कि लाइट जो है वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा इस सरफेस के ऊपर। पार्ट ऑफ लाइट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हाइल पार्ट ऑफ लाइट इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। मतलब आने वाला लाइट का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ एक साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। अब न्यूटन का थ्योरी क्या बोलता है, लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स। जब ये कॉर्पस्कल्स आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करता है तो वो क्या करता है, रिपेल हो जाता है सेम मीडियम में, फॉलोइंग द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। वाइल जब वो दूसरे मीडियम में आता है तो उनको क्या किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है बाय डेंसर मीडियम। फिर से एक बार कि जब आपका कॉर्पस्कल किसी ऐसे सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करता है, फॉर एग्जांपल वाटर जो है उसके ऊपर, तो उसका एक टुकड़ा या कुछ कॉर्पस्कल्स को क्या किया जाएगा, रिपेल किया जाएगा और कुछ कॉर्पस्कल्स को अट्रैक्ट किया जाएगा। तो न्यूटन के पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ये बताने का कि ऑन व्हाट बेसिस फ्यू कॉर्पस्कल्स दे आर रिपेल्ड व्हाइल फ्यू कॉर्पस्कल्स आर attracted. That means he was not able to explain the partial reflection and refraction of light. Now we are moving to the reduction of source of light. Source of light. No reduction, technically speaking. No reduction in the mass of reduction in the source of light. तो ध्यान से देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ये जो है ये सोर्स ऑफ लाइट है। आप कंसिडर कीजिएगा एक बल्ब कंसिडर कीजिएगा जिसके अंदर मैं कंसिडर कर लेता हूँ फिलामेंट। सब लोग जानते हैं अंदर का फिलामेंट किससे बनता है, टंगस्टन से बनता है। तो अगर एक बल्ब है आपके पास जिसे मैं बोलता हूँ सोर्स ऑफ लाइट, उसे आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। एक दिन तक कंटिन्यू क्या कर लेते हैं, हम उससे लाइट ले लेते हैं। एक दिन के बाद क्या फिलामेंट ख़त्म हो जाता है, नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं हुआ, देयर इज़ नो रिडक्शन ऑफ मास ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। मास जो है ऑफ सोर्स ऑफ लाइट क्या नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। फिर से एक बार, आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, आपने कंसिडर किया बल्ब को, उसके अंदर का फिलामेंट को, आपने लाइट के सोर्स को ऑन किया तो कॉर्पस्कल्स बाहर निकलना चाहिए। कॉर्पस्कल्स के पास क्या होता है, मास, या फिर जिसे मैं बोलता हूँ मैटर। तो एक दिन भर कंटिन्यूसली अगर इस बल्ब से या सोर्स से लाइट बाहर आ रहा है तो धीरे 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 इसका टंगस्टन जो है वो क्या होना चाहिए, लाइट के फॉर्मेट में बाहर आना चाहिए, और दूसरे दिन आपका टंगस्टन जो है वो ख़त्म होना चाहिए। बट क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना टंगस्टन का फिलामेंट बल्ब के अंदर पहले दिन था उतना ही दूसरे दिन, तीसरे दिन एंड 10th डे भी वो उतना ही रहेगा। दैट मीन्स देयर इज़ no reduction in the mass of source of light. Now here comes the interesting part of this theory. You said that there is no reduction in the mass of source of light. What does that mean? इसका मतलब यह है कि अगर मैटर या मास सोर्स का ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब है लाइट के अंदर क्या नहीं है, कॉर्पस्कल्स नहीं है। फिर से एक बार, अगर सोर्स का मास ख़त्म या कम नहीं हुआ तो लाइट के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, मास या मैटर नहीं है, इसका मतलब लाइट के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, कॉर्पस्कल्स ही नहीं है। सो यहाँ पे आपकी थ्योरी का जो बेस है वो बेस क्या है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी का कॉर्पस्कल्स है, और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट प्रूव हो जाता है कि क्या है, लाइट के अंदर कॉर्पस्कल्स नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे जो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है लाइट की, फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ है लाइट के, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ बाय कंसिडरिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो ये प्रॉपरली क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइट का प्रॉपर्टी है, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। उसी तरह से लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या है हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, डिफ्रैक्शन क्या है ऐसे इसी चैप्टर में देखेंगे। लेकिन जिस तरह से रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, उसी तरह से लाइट के पास और दो प्रॉपर्टी है लाइट का, कौन सा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हो बाय कंसिडरिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेव्स। लेकिन अगर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मैं लाइट को एक्सप्लेन कर लेता हूँ बाय कंसिडरिंग द फॉर्म ऑफ व्हाट, पार्टिकल्स, लाइट को पार्टिकल बोलूँ और इनको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो अब ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है लाइट क्या नहीं है, लाइट पार्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल होता तो आपका डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जाता, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो जाता। लेकिन क्या एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं हो रही है जिनको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो हम अभी देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपके सामने है 4-5 ड्रॉबैक इस थ्योरी के। कौन कौन सा, इस थ्योरी से न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी से क्या एक्सप्लेन नहीं होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होता है, जो रिडक्शन होना चाहिए मास ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के अंदर वो एक्सप्लेन नहीं होता है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है लाइट की जिन्हें आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हो बाय कंसिडरिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ बट नॉट कंसिडरिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पार्टिकल्स। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम एक नया थ्योरी के साथ। थ्योरी का नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। This theory it was given by Christian Huygens in 1678। बहुत सारे लोग इनको हाइजीन भी बोलते हैं, ह्यूगेन भी बोलते हैं। तो दिस theory it was given by Christian Huygens in 1678, that means just after 3 years of Newton's corpuscular theory। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला था लाइट इज ट्रैवलिंग द फॉर्म ऑफ वेव्स बट दे आर ट्रैवलिंग जस्ट लाइक साउंड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जब आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हो तो ध्यान दीजिएगा आपको चाहिए एक मीडियम जो उसे एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करे, कैरी करे। एंड फॉर दैट ही सेड दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इमेजिनरी मीडियम। उन्होंने एक इमेजिनरी मीडियम आपके सामने रखा, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनिफेरस ईथर।
वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसके बारे में हम बात करने वाले इस लेक्चर में आज ही, ल्यूमिनिफेरस ईथर के बारे में। लेकिन आगे जाते, दिस थ्योरी इट एक्सप्लेन्स द प्रॉपर नेचर ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर मीडियम में किस तरह से ट्रैवल करता है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाता है ये थ्योरी। दिस थ्योरी इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, दैट मीन्स डिफरेंट कलर्स क्यों हैं वो एक्सप्लेन कर देता है। दिस थ्योरी इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है ये थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी को आज हम फॉलो नहीं करते हैं। फिर से वही बात कि क्यों नहीं करते, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि हर थ्योरी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इस थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स है, डीमेरिट्स है, वो कौन कौन से वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम उन्हें डिस्कस भी कर लेते हैं। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी? उन्होंने क्या बोला था, लाइट इज ट्रैवलिंग द फॉर्म ऑफ व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन बाद में पता चला दिस इज नॉट द करेक्ट नेचर ऑफ लाइट, दैट मीन दिस थ्योरी इट फेल्स to explain the correct nature of light. Second and very interesting point is that luminiferous ether, अगर लाइट वेव है तो उसे ट्रैवल करना चाहिए विद हेल्प ऑफ सम मीडियम, क्योंकि वो चल रहा है कौन सा साल 1678, तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई कंसेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। सब लोग को लगता था कि वेव इट इज़ ट्रैवलिंग, that means if the wave is traveling, that means it needs to have some kind of medium through which it should travel from one point to another point. तो ल्यूमिनिफेरस ईथर का जो कंसेप्ट हमारे सामने तब आया था, तो वो कंसेप्ट बोलता है कि ल्यूमिनिफेरस ईथर होना चाहिए जिसके थ्रू क्या करेगा, ये वेव ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि ल्यूमिनिफेरस ईथर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स इस थ्योरी में जब आप मीडियम को ही प्रूव नहीं कर पाते हो तो ये क्वेश्चन आता है कि लाइट सच में वेव है या नहीं है। दैट मीन्स ल्यूमिनिफेरस ईथर नहीं है तो लाइट वेव है कि नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स इस थ्योरी का डीमेरिट ये है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम थ्रू विच इट carries the waves from one point to another point. नेक्स्ट इस थ्योरी के अंदर कुछ और ड्रॉबैक्स है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है लाइट के, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को आज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लेकिन इन सभी पॉइंट्स को अगर आज मैं एक्सप्लेन करूँ विद हेल्प ऑफ ह्यूजेंस वेव थ्योरी तो ये एक्सप्लेन नहीं होता है। दैट मीन्स आपके पास ऐसा थ्योरी होना चाहिए जो लाइट के ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को क्या करे, एक्सप्लेन करे। तो ह्यूजेंस वेव थ्योरी जो है इन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने बोला है, कॉम्पटन नेचर है, रमन इफेक्ट है, ये जो सारे इफ़ेक्ट हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो ये कुछ डीमेरिट्स है इस थ्योरी के। तो हम काम कर लेते हैं इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स को है उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा ल्यूमिनिफेरस ईथर के बारे में कि ये ल्यूमिनिफेरस ईथर क्या है। वैसे तो इस अपने सिलेबस के अंदर इस ल्यूमिनिफेरस ईथर के बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया हुआ है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जोड़ दिया है। अदरवाइज़ आप एक काम कर सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट आपको अगर नॉलेज चाहिए तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ल्यूमिनिफेरस ईथर के बारे में। पहले हम काम कर लेते हैं इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं।